हेलो एंड वेलकम टू स्टडी स्मार्ट आईएएस पीसीएस। पॉलिटी का रिवीजन हम कर रहे हैं। उसी श्रृंखला में हमारा लेक्चर नंबर 3 होने वाला है। आई होप आपने पुराने लेक्चर्स रिवाइज कर लिए हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस डायरेक्टली आपको मिलने वाले हैं। एक बहुत अच्छा कमेंट मैंने पढ़ा, मैम आप इतनी श्योर कैसे हो सकती हैं कि इसी में से पेपर आएगा और इसमें से नहीं आएगा। तो श्योरिटी पे किसी ने सवाल किया, बहुत अच्छा लगा मुझे ये सवाल। श्योरिटी तो देखिए लाइफ में किसी चीज की नहीं है, लाइफ की भी श्योरिटी नहीं है। लाइफ इज वेरी अनसर्टन एंड अनसर्टेनिटी इज द ब्यूटी ऑफ लाइफ एंड वी हैव टू एम्ब्रेस इट। लेकिन लाइफ को चलाने के लिए इन एवरी एस्पेक्ट, क्योंकि एग्जाम है, इन एवरी एस्पेक्ट आपको एक जोश चाहिए। मुझे तो चाहिए, मतलब एक मोटिवेशन चाहिए। और मोटिवेशन बहुत शॉर्ट लिव्ड होता है, डिसिप्लिन ही चीजों को आगे लेके जाता है। और एक पॉजिटिव बेंट ऑफ माइंड चाहिए विद अ वेरी हैप्पी एटीट्यूड। वो एटीट्यूड इस एग्जाम में आपको ही लेक्चर्स दिला पाएंगे। तो श्योरिटी जो है, उससे मेरा तात्पर्य यहाँ पे इस श्योरिटी का है। आई होप आई एम वेरी क्लियर अबाउट इट। इसी के साथ हम शुरुआत कर रहे हैं पार्लियामेंट्री सिस्टम की। संसदीय शासन प्रणाली क्या होती है, ये क्वेश्चन क्या आएगा इस पे। ये ऐसा सिस्टम है जिसमें एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर से निकलता है एग्जीक्यूटिव, और इसके प्रति उत्तरदायी होता है, इसके प्रति जिम्मेदार होता है। मतलब सरकार सरकार क्या होती है, हम कहेंगे सरकार है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स प्लस प्राइम मिनिस्टर। ये संसद से चुनी जाती है और संसद के भरोसे यानी संसद के कॉन्फिडेंस पे काम करती है। आई होप मैं समझा पा रही हूँ आपको। तो गवर्नमेंट पार्लियामेंट से बनती है और पार्लियामेंट को ही जवाबदेही रहती है उसकी। उसको कहते हैं पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। हम उस गवर्नमेंट को फॉलो करते हैं। ऐसा हमारे 2 आर्टिकल्स में, सेंटर में 74 75 और स्टेट में 163 में लिखा हुआ है। तो जो हमारे लॉ ऑफ द लैंड में लिखा हुआ है, जो कि है हमारा संविधान, वो हम डेफिनेटली फॉलो करते हैं। मैंने ये सब बता दिया आपको। यूनियन कैबिनेट मैकेनिज्म है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का। इसी कैबिनेट को कैबिनेट गवर्नमेंट कहते हैं, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट कहते हैं, वेस्टमिंस्टर गवर्नमेंट कहते हैं। मैं आपसे कहूँ कहाँ कहाँ पे है ऐसी गवर्नमेंट, तो ब्रिटेन में है, जापान में है, कनाडा में, ऑफकोर्स हमारे यहाँ पे है। इंडिया ने कौन सा मॉडल अडॉप्ट किया है, एक लाइन में आंसर करेंगे तो क्या बोलेंगे? ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम, बीपीएस, दैट इज वेस्टमिंस्टर मॉडल। वेस्टमिंस्टर एबे है एक्चुअली एक, लंदन में, ठीक है, उसके नाम पे है ये। तो इसको वेस्टमिंस्टर मॉडल ऑफ पार्लियामेंट गवर्नमेंट भी कहते हैं। इसके कुछ फीचर्स होते हैं, ऑफ कोर्स। फीचर्स ये होते हैं इसके कि राष्ट्रपति जो हैं वो नॉमिनल हेड होते हैं, ही इज द हेड ऑफ द स्टेट, लेकिन असली पावर नहीं होती, तो नाम के लिए है। डेज्योर या फिर टाइटुलर भी लिखा आ सकता है। एग्जाम्पल, जो प्रेसिडेंट का काम है ना, दैट इज सेरेमोनियल, ठाट बाट की नौकरी ज्यादा है ये। नौकरी तो नहीं है खैर, पर हाँ नौकरी ही है। हाईएस्ट पेड इंडिया में जो गवर्नमेंट सर्वेंट हैं वो प्रेसिडेंट ही हैं। जैसे पीएम की सलाह पे मंत्री नियुक्त करना, बिल को एसेंट देना। रियल हेड हैं प्रधानमंत्री जी, मोदी जी। पीएम ही काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को लीड करते हैं और सरकार के फैसले भी यही लेते हैं, मुखिया यही है, डिफैक्टो एग्जीक्यूटिव हेड है ये। मेजॉरिटी पार्टी लोकसभा में गवर्नमेंट बनाती है, मिनिस्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं टुवर्ड्स द पार्लियामेंट, आर्टिकल 75 ऐसा कहता है। क्लोज रिलेशनशिप है लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव में, हम देख चुके हैं। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की सामूहिक जिम्मेदारी होती है, क्योंकि वे सब संसद यानी लोकसभा के प्रति कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल है। अगर लोकसभा अविश्वास प्रस्ताव जो कि होता है नो कॉन्फिडेंस मोशन पास कर दे, तो पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को इस्तीफा देना पड़ जाएगा। मेजॉरिटी पार्टी रूल होता है, एमपीआर, पार्टी या गठबंधन जो भी बहुमत में होगी वो सरकार बनाएगी। लीडर मेजॉरिटी के पीएम होते हैं, नेता होते हैं। पॉलिटिकल होमोजेनिटी देखने को मिलती है। क्या मतलब हुआ इसका? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एक ही पार्टी या गठबंधन से आती है, मतलब उनकी विचारधारा काफी हद तक एक ही होती है। ऑपोजिशन का महत्व होता है, जो कि हमारे देश में नहीं देखने को इतना मिल रहा है, ये अलग डिबेट का टॉपिक है। पार्लियामेंट्री सिस्टम में ऑपोजिशन की बड़ी भूमिका है, वो सरकार को जवाबदेह हैं, तो नेता प्रतिपक्ष का पद, सवाल जवाब सत्र, ये सब कुछ होता है। लोअर हाउस डिसॉल्व होता है, ये भी एक फीचर है। और इंडिपेंडेंट जुडिशरी और सिविल सर्विसेज हैं, ठीक है। ये सब यहाँ पे लिखा है, आप ये देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई सिंगल रूल नहीं है मिनिस्ट्रियल ऑफिस का, ठीक है। तो ये आप सारी चीजें याद कर सकते हैं। इंडिया ने क्यों चुना ये सिस्टम? अच्छा, यहाँ पे एक टर्म आया था, डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं किया जाता है, ये मैं आपको समझा दूंगी अभी।
पहले आप ये सुनो, इंडिया ने ये मॉडल क्यों चूज किया? भाई अंग्रेज है ना हम, तो अंग्रेजी इन्फ्लुएंस नहीं होगा हम पे। यूनिटी इन डाइवर्सिटी है हमारे पास। डिक्टेटरशिप अवॉइड करना चाहते हैं हम, अकाउंटेबिलिटी चाहते हैं जिंदगी में, स्टेबिलिटी चाहते हैं हम। आसान भाषा में मैं आपको बोलूं, भारत में सरकार संसद से बनती है, संसद के भरोसे पे चलती है, संसद के प्रति जवाब दे रहती है। तो ये बात बिल्कुल ठीक बोली मैंने। ठीक है जी। अब डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर, एक, अब आप में से कोई वकील हो सकता है जो ये देख रहा हो, जिसने लॉ की हुई हो, तो वो ऑब्वियसली बहुत अच्छे लेवल पे इसको समझा सकता है, लेकिन हम हमारे समझने के लिए मैं आपको बता सकती हूँ। ये एक ऐसा सिद्धांत है जिसमें गवर्नमेंट की 3 पावर्स होती हैं, लेजिस्लेचर, विधायिका, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी, लेज। ठीक है। विधायिका कानून बनाती है, एग्जीक्यूटिव कानून को लागू कराती है, जुडिशरी कानून की व्याख्या और न्याय देती है कि कानून फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा। तीनों अपने आप में अलग अलग हैं, स्वतंत्र हैं, अपने अपने काम से काम मतलब रखना चाहिए। मतलब लेजिस्लेचर तो कानून बनाए, एग्जीक्यूटिव लागू कराए, जुडिशरी विवाद सुलझाए। इसका ओरिजिन पूछ सकता है, फ्रेंच थिंकर थे मॉन्टेस्क्यू, सुना होगा नाम बहुतों ने। स्पिरिट ऑफ लॉ एक बुक लिखी थी इन्होंने 1748 में, उसमें ये कॉन्सेप्ट दिया था। उनका कहना था अगर सारी पावर्स एक ही हाथ में होंगी तो तानाशाही हो जाएगी। ठीक है। एग्जाम्पल्स देखो, सिंपल सी बात है। लेजिस्लेचर का काम है राइट टू एजुकेशन एक्ट बनाना, एग्जीक्यूटिव का काम है स्कूल खोल के, गवर्नमेंट ने स्कूल खोला, उसमें आरटी एक्ट लागू किया। जुडिशरी ने क्या काम किया, अगर कोई राज्य आरटी एक्ट को ठीक से लागू नहीं कर रहा है तो सुप्रीम कोर्ट में केस जाएगा और कोर्ट फैसला सुनाएगा। अब इंडिया में कंप्लीट सेपरेशन है क्या? नहीं, फंक्शनल ओवरलैपिंग है। फंक्शनल ओवरलैपिंग, जितनी देर मैंने लिखी ये बात उतनी देर में आपको याद हो गई होगी ये बात। लेजिस्लेचर कानून बनाती है, लेकिन प्रेसिडेंट जो कि एग्जीक्यूटिव के हेड हैं, अभी पढ़ा हमने, उनके एसेंट से है। एग्जीक्यूटिव कानून लागू करता है, लेकिन ऑर्डिनेंस भी तो निकाल सकता है जो कानून जैसा ही होगा। और जुडिशरी तो आप जानते हैं, जुडिशियल रिव्यू पढ़ा था, जुडिशियल एक्टिविज्म पढ़ा था, जुडिशियल ओवररीच पढ़ा था पुराने लेक्चर में। तो हम स्ट्रिक्ट सेपरेशन नहीं बल्कि चेक्स एंड बैलेंसेस का सिस्टम हम फॉलो करते हैं। तो अब आपको सारी चीजें आपस में लिंक इजीली आप कर पा रहे होंगे। यानी जुडिशरी अंपायर है यहाँ पे, कैप्टन एग्जीक्यूटिव है, और लेजिस्लेचर आपका आईसीसी या फिर बीसीसीआई, जो भी आप मानिए है। ठीक है। अगर अंपायर खुद बैटिंग करने लग गए या कैप्टन खुद नियम बना देंगे तो खेल गड़बड़ा जाएगा, इसलिए पावर्स को बांटा गया। क्लियर हो गई बात? इससे बेटर नहीं हो पाएगी क्लियर। फेडरल वर्सेस यूनिटरी गवर्नमेंट, संघीय सरकार कहते हैं फेडरल गवर्नमेंट को। एक बात सुनना, पावर्स 2 लेवल्स पे बटी हुई है, सेंट्रल या नेशनल लेवल पे, स्टेट या प्रोविंशियल लेवल पे। दोनों का कामकाज अलग है, दोनों के पास अपने अपने अधिकार हैं, दोनों के पास अपनी अपनी पावर्स हैं। एग्जाम्पल के लिए यूएस से ले लीजिए, वहां पे स्टेट्स अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना लेती हैं। इंडिया में स्टेट गवर्नमेंट भी है और सेंट्रल गवर्नमेंट भी है। तो यूनिटरी होती है एकात्मक सरकार। ठीक है। इसमें सिर्फ सेंट्रल नेशन गवर्नमेंट पावरफुल होती है अगर ऐसा मॉडल है तो। स्टेट या लोकल बॉडीज अगर होती भी है तो उनके पास इंडिपेंडेंट पावर नहीं होती, वो सिर्फ सेंटर की परमिशन पे काम कर रहे होते हैं। एग्जाम्पल के लिए यूके जो है, दैट इज पार्लियामेंट सुप्रीम, यहाँ पे स्टेट्स अलग पावर नहीं रखती। श्रीलंका इज अ यूनिटरी सिस्टम, इंडिया इज अ मिक्स्ड सिस्टम। मैं आपसे कहूँ इंडिया क्या सिस्टम फॉलो करती है, तो वी फॉलो मिक्स सिस्टम, क्वासाई फेडरल। किसने कहा था इंडिया को क्वासाई फेडरल? ये आप फटाफट कमेंट करिए। आधा संघीय आधा एकात्मक। नॉर्मल टाइम में, नॉर्मल मतलब जब जिंदगी ठीक चल रही है उस टाइम में फेडरल फीचर्स क्या हैं? सेंटर स्टेट्स दोनों की गवर्नमेंट होगी, दोनों के अपने सब्जेक्ट्स होंगे, बढ़िया काम चल रहा है। इमरजेंसी में ये फेडरल गवर्नमेंट यूनिटरी में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है। तो आप देख ही सकते हैं, डुअल गवर्नमेंट है, नेशनल रीजनल लेवल है, इस पे एक ही गवर्नमेंट है। लिखित है कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल का, और यूनिटरी में हो भी सकता है लिखित, नहीं भी हो सकता। डिवीजन ऑफ पावर्स है, यहाँ पे नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन प्रधान है, यहाँ पे हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड है, यहाँ पे फ्लेक्सिबल है। इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, यहाँ पे हो भी सकते, नहीं भी हो सकती। ठीक है। अब 2 गवर्नमेंट है, दिल्ली में मोदी गवर्नमेंट है, यूपी में योगी गवर्नमेंट है। डिवीजन ऑफ पावर्स है, 3 लिस्ट हैं, कौन से स्केड्यूल में है अब तक पता होना चाहिए था, अगर नहीं पता है यहाँ पे तो। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, और क्या हमारे कुछ यूनिटरी फीचर्स हैं क्या? हाँ है। सिंगल सिटीजनशिप है हमारे पास, स्ट्रॉन्ग सेंटर है हमारा, इमरजेंसी पावर्स है हमारे पास, गवर्नर साहब है हमारे पास, सेंटर का आदमी है लेकिन स्टेट पे नजर रखते हैं, फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा। तो आप ऐसे इसको याद कर सकते हैं। यानी कि फेडरल सरकार है 2 सरकार,
यूनिटरी है सिर्फ एक सरकार। इंडिया नॉर्मल डेज में फेडरल है, इमरजेंसी में यूनिटरी बन जाएगा। क्लियर? कुछ पॉइंट्स यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट दिए हुए हैं। मैंने आपको बताया हमारे पास फेडरल सिस्टम तो है, पर क्या वर्ड फेडरेशन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है? जी नहीं। हमारा फेडरलिज्म क्या अमेरिकन मॉडल पे है? नहीं, कैनेडियन मॉडल पे है। मतलब वी आर नॉट अ रिजल्ट ऑफ अग्रीमेंट अमंग स्टेट्स लाइक द यूएस। यूएस में तो सब स्टेट्स ने एग्रीमेंट किया, फिर वो उन्होंने फेडरेशन बनाया। हमारा ऐसा नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक पे हम मूव करेंगे, सेंटर स्टेट रिलेशंस। सेंटर स्टेट रिलेशंस का मतलब क्या है? सेंटर स्टेट रिलेशंस को समझने के लिए 3 कैटेगरीज में इंडिया में बांटा गया है। वो लेजिस्लेटिव रिलेशंस हैं, विधायी संबंध, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रशासनिक संबंध, और फाइनेंशियल वित्तीय संबंध। कानून बनाने का अधिकार किसका है? कानून और नीतियों को लागू करने का अधिकार किसका है? पैसा किसके पास कैसे बटेगा? इसके लिए कुछ आर्टिकल्स हमको याद करने होते हैं, और वो आर्टिकल्स होते हैं लेजिस्लेटिव में 245 से 255 तक, एडमिनिस्ट्रेटिव में 256 से 263 तक, और यहाँ पे 268 से 293 तक। लेजिस्लेटिव रिलेशंस का मतलब होता है कानून बनाने की पावर। ठीक है, मेन पॉइंट्स क्या हैं? टेरिटोरियल एक्सटेंट, 245 बात करता है टेरिटोरियल एक्सटेंट का, मतलब कि पार्लियामेंट पूरे देश के लिए, विदेश तक अगर सब्जेक्ट इंडिया से जुड़ा हुआ है तो कानून बना सकती है। स्टेट लेजिस्लेचर सिर्फ अपने स्टेट का बना सकता है। लिस्ट दी हुई है, यूनियन लिस्ट 97 सब्जेक्ट्स हैं, स्टेट लिस्ट में 66 हैं, कॉन्करेंट में 47 हैं, अलग अलग लिस्ट दी हुई हैं। रेसिडोरी पावर्स होती हैं, आर्टिकल 248 जो है वो बात करता है रेसिडोरी पावर्स की। एक सेकंड, यहाँ पे दिया हुआ है 248 है ये आर्टिकल, रेसिडोरी पावर्स की। ठीक है, रेसिडोरी पावर्स मतलब जो सब्जेक्ट तीनों में से किसी लिस्ट में नहीं आते हैं उन पे पार्लियामेंट कानून बनाएगी, जैसे कि आईटी और साइबर लॉज इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है। पार्लियामेंट के पास पावर है स्टेट लिस्ट को ओवरराइड करने की कुछ केसेस में, जैसे कि नेशनल इंटरेस्ट में आर्टिकल 249 अगर राज्यसभा 2/3 मेजोरिटी से पास कर दे इमरजेंसी के टाइम पे। इसका एग्जांपल है जीएसटी लॉ। स्टेट सेंटर दोनों में बदलाव किए गए थे तब इस बिल को लाया गया था। ठीक है, तो ये कुछ ऐसी चीजें इंपॉर्टेंट हैं, पढ़ना आपको ऐसी है, कंपैरिजन करके कोई दिक्कत नहीं है। जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस है वो 256 से 263 में दिए हुए हैं। तो सबसे पहले तो 256 क्या कहता है? 256 कहता है ऑब्लिगेशन क्या है स्टेट का, स्टेट को सेंटर के कानून और पार्लियामेंट के आदेश मानने पड़ेंगे। 257 आर्टिकल क्या कहता है? यूनियन के डायरेक्शंस क्या हैं स्टेट्स को, सेंटर स्टेट्स को डायरेक्शन दे सकता है, कम्युनिकेशन, रेलवे, डिफेंस, इसमें ये करो। 258 क्या कहता है? डेलीगेशन क्या है पावर्स की, पार्लियामेंट और फंक्शन स्टेट्स को अपने फंक्शंस पार्लियामेंट स्टेट्स को सौंप सकती है। हाँ बिल्कुल सौंप सकती है। प्रेसिडेंट भी स्टेट ऑफिसर्स को सेंट्रल फंक्शन दे सकता है। 3112 मोस्ट इंपॉर्टेंट, आईएएस आईपीएस जैसी सर्विसेज जो है ऑल इंडिया सर्विसेज 3 होती हैं वो इसी में आती हैं। इंटरस्टेट काउंसिल 263 वो इसी के तहत आएगा। एग्जाम्पल इसका सबसे बड़ा क्या है एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस का? अगर किसी स्टेट ने डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट को सही से इंप्लीमेंट नहीं किया तो सेंटर उसको दिशा निर्देश दे सकता है कि भाई ठीक से काम करो, भाई नहीं कर रहे हो तुम ठीक से काम। ऐसे फाइनेंशियल रिलेशंस का मतलब क्या होता है? टैक्स और रेवेन्यू की शेयरिंग। तो ऐसे ही लिस्ट हैं तीनों, उनमें टैक्सेस बटे हुए हैं। जैसे यूनियन लिस्ट जो है टैक्सेस की, उसमें इनकम टैक्स है, एग्रीकल्चर को छोड़ के कस्टम है, एक्साइज है, जीएसटी है। स्टेट में आपका स्टेट जीएसटी है, स्टेट एक्साइज है लिकर पे। कॉन्करेंट में आपका जीएसटी है। और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यू जो है, जैसे कुछ टैक्सेस, ध्यान देना, सेंटर कलेक्ट करता है लेकिन स्टेट्स को दे देता है। क्या है एग्जांपल? स्टैंप ड्यूटी। कुछ टैक्सेस की शेयरिंग होती है, इनकम टैक्स हो गया, जीएसटी हो गया। फाइनेंस कमीशन 280 आर्टिकल इसी के तहत आता है। ठीक है, ग्रांट्स इन एड पता होगा आपको 275, सेंटर स्टेट्स को एक्स्ट्रा पैसा दे सकता है जो बैकवर्ड स्टेट्स हैं या फिर जिनको डेवलपमेंट ग्रांट्स चाहिए। बोरिंग पावर्स भी हैं इसी के तहत, पैसा मांग सकते हो आप, 293 में आती हैं वो। सेंटर और स्टेट दोनों लोन ले सकते हैं, लेकिन स्टेट्स को कुछ मामलों में सेंटर से परमिशन लेनी पड़ेगी। जीएसटी कलेक्शन देख लो आप, इसका हिस्सा बांटा गया है ना स्टेट्स और सेंटर में। मैं आपको सिर्फ और सिर्फ एक जनरल आइडिया दे रही हूँ कि आपका क्वेश्चन नहीं गलत हो। अब आप इस टेबल को पढ़ोगे ना तो अब आपको लगेगा मैम सब कुछ समझा चुकी हैं, हमको सिर्फ एक बार रिवाइज करना है। समझ गए? ये देखो, तो टेबल इसलिए बनाया गया जिससे आपको दिक्कत ना हो कुछ। ये देखो मैं सब बता चुकी हूँ, पढ़ा है, कान खोल के सुना है, क्वेश्चन नहीं गलत तो करोगे क्योंकि कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी से आजकल के एग्जाम्पल्स को रिलेट करके आपको बताया जा रहा है।
क्लियर हो गई बात? तो ये याद रखना, मोस्टली आर्टिकल्स वगैरह पूछ लेगा और डिस्ट्रीब्यूशन पूछ लेगा। ठीक है, चलिए। अब कुछ कमीशंस की रिपोर्ट आई थी। अभी सेंटर स्टेट रिलेशंस है, जब दो लोगों के बीच में रिलेशन होते हैं तो भैया उतार चढ़ाव तो होते ही होते हैं। तो उसके लिए कुछ कमीशन अपॉइंट हुए थे जिन्होंने अपनी अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। अब उस रिपोर्ट्स में क्या क्या कहा गया था, देखो। एक कमीशन आया था, एआरसी कमीशन, जो हम एआरसी रिपोर्ट खैर आजकल तो नहीं पढ़ते हैं क्योंकि शॉर्ट पॉइंट्स में ऑलरेडी सब कुछ कवर करा दिया जाता है। इसके चेयरमैन थे आपके मोरारजी देसाई जी, बाद में के हनुमंथैया बने थे। ठीक है, 1966 का है ये। इन्होंने कहा था इंटरस्टेट काउंसिल बनाओ, नॉन पार्टिजन गवर्नर को अपॉइंट करो, ज्यादा पावर्स दो फाइनेंशियल रिसोर्सेज की स्टेट्स को। ठीक है, ऐसे ही एक राजमन्नार कमेटी आई थी। तो राजमन्नार कमेटी ने क्या कहा था, 1969 की थी, तमिलनाडु की गवर्नमेंट ने इसको अपॉइंट किया था। असल में क्या था, डीएमके की सरकार थी और तमिलनाडु ने राजमन्नार को चेयरपर्सन बना के, जैसे यूनियन लिस्ट को कम करो, कॉन्करेंट लिस्ट को तो हटा ही दो, इन्होंने कहा था। प्लानिंग कमीशन को हटाया जाए, फाइनेंस कमीशन को पावरफुल बनाया जाए। ये एक्चुअली तमिलनाडु की डिमांड पे बनी थी ना, तो ज्यादा बातें इन्होंने स्टेट ओरिएंटेड की थी। आपसे कोई नहीं पूछेगा, आपसे मैचिंग करा लेगा, ये पूछ लेगा राजमन्नार कमेटी किससे संबंधित है, सेंटर स्टेट रिलेशंस। ठीक है, और एआरसी रिपोर्ट पहली 1966 में आई थी, फिर 2005 में आई थी, दो याद रखना। अच्छा, सरकारिया कमीशन आया था। देखो, इंटरस्टेट काउंसिल पे इन्होंने बहुत बात की थी। पंछी कमीशन आया था। अब इसको ना आपको याद रखना है, तो आप याद रखना, राजा जी सेड प्लीज एडजस्ट। देख, लिख लेती हूँ मैं, राजा जी सेड प्लीज एडजस्ट। इससे क्या याद होगा आपको? इससे ये याद होगा, राजा जी यानी राजमन्नार कमेटी, सेड यानी सरकारिया कमीशन, पंछी कमीशन प्लीज, और एडजस्ट यानी एआरसी। तो ये दोनों है, आप कैसे भी करके याद कर लो, ऊपर नीचे कर लो, ऐसे कर लो। बाई चांस अगर क्रोनोलॉजी में आ जाए क्वेश्चन तो इससे बन जाएगा आपका क्वेश्चन। ठीक है, तो सब अपनी अपनी लाइंस दी थी सबने, कोई दिक्कत नहीं है। राजा जी ने क्या करा था, राजा जी ने ज्यादा पावर स्टेट्स के लिए मांगी थी, सरकारिया ने बैलेंस की बात की थी, पंछी ने मॉडर्न सेफगार्ड सुझाए थे, और एआरसी ने सिस्टम को इम्प्रूव करने की बात की थी। डिटेल में हर एक रिकमेंडेशंस नहीं पूछी जाती हैं। ठीक है, अब एक कॉन्सेप्ट आता है इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट्स। क्या होता है ये? देखो, जब दो या दो से ज्यादा स्टेट्स के बीच, अब भैया जो ये डिवीजन है, ये नदी के पानी को तो नहीं पता, अविरल बहती धारा को तो नहीं पता कि देश और स्टेट्स बांटे गए हैं, वो तो अपना काम कर रहे हैं। लेकिन इन नदियों का पानी आप रोक नहीं सकते, कुछ नहीं कर सकते, तो इनको लेके झगड़ा जरूर कर सकते हो, वो हम करते ही हैं। उसी को इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट कहा जाता है। आर्टिकल 262 इसमें सबसे महत्वपूर्ण है। पार्लियामेंट को ये पावर दी जाती है, पार्लियामेंट को, प्रेसिडेंट को नहीं, गवर्नर को नहीं, पार्लियामेंट को ये पावर दी जाती है कि वो कानून बनाए और ऐसे डिस्प्यूट्स को सॉल्व करे, एडजुकेट करे। इसमें खास बातें दो हैं, एक पार्लियामेंट लॉ बना सकती है, दूसरा जुडिशियल जुरिस्डिक्शन बार्ड है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ऐसे डिस्प्यूट्स में दखल नहीं देंगे। बस यही याद रखना है। ठीक है, इंटरस्टेट काउंसिल 263, 262, 263, 263 कहता है, अब 262 में सिर्फ बातें कर दी, कुछ करा तो है नहीं भाई, बॉडी बनानी पड़ी। 262 कहता है प्रेसिडेंट को, देखिए डिस्प्यूट्स पे पार्लियामेंट बात कर रही है, 263 प्रेसिडेंट आ गए। ये आएगा सवाल, ये श्योर हूं मैं कि सवाल आएगा तो ऐसे आएगा। ठीक है, और किसी पे श्योर हूं नहीं हूं कि आप एक आईएससी बनाइए जिससे सेंटर स्टेट्स जो हैं दोनों मजे से चले अपना। तो प्रेसिडेंट ने कई सारी काउंसिल्स ऐसी और भी बनाई। ये सबसे पहले 1990 में आई थी, जनता दल की गवर्नमेंट थी, सरकारिया कमीशन ने, अभी ऊपर देखा ना हमने, इन्होंने इन चीजों पे बात बहुत की थी। अब इसमें होता कौन कौन है ये याद रखना आप। पीएम होते हैं प्लस ऑल सीएम होते हैं, पीएम होते हैं प्लस ऑल सीएम होते हैं, प्लस 6 मिनिस्टर होते हैं, प्लस यूटी के हेड्स होते हैं। ठीक है, ये इसमें सब ये रहे। और अगर प्रेसिडेंट हुई की स्टेट्स है तो होंगे, ये मत छोड़ो उसको, कोई बात नहीं है। मतलब एक ऐसी कॉन्फ्रेंस है जहाँ पीएम और सभी स्टेट के बॉस साथ में यूटी वाले और 6 एक्स्ट्रा मिनिस्टर्स लेके चल रहे हैं। ठीक है, स्टैंडिंग कमेटी होती है, छोड़ दो इसको। हेड कौन करता है सेक्रेटरीट को? गवर्नमेंट सेक्रेटरी, जो कि जोनल काउंसिल सेक्रेटरीट को भी सर्व करते हैं, इतना ही पूछेगा। इंटरस्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स की बात कहाँ की गई है? 301 से 307 तक इंडिया में फ्री रहेगा, ये कहता है, ये फ्री फ्री मूवमेंट होगा। रेस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं, कौन लगाएगा? प्रेसिडेंट लगाएंगे कि पार्लियामेंट?
पार्लियामेंट लगाएगी। ये सवाल बनेगा। जैसे जीएसटी सिस्टम है, पूरे देश में लागू करना है, वन नेशन वन मार्केट करना है, तो रिस्ट्रिक्शन लगाए जाएंगे। एग्जाम्पल, पहले स्टेट अपनी एंट्री टैक्स लगाता था, जैसे पंजाब से हरियाणा में सामान लेके जाओ तो एक्स्ट्रा टैक्स देना था, अब जीएसटी आने से खत्म हो गया, तो इसका मतलब 301 एक्शन में है, बिल्कुल बढ़िया। ये है एग्जाम्पल इसका, ये फ्री है बिल्कुल मूवमेंट। आ गया समझ में बात? जोनल काउंसिल्स क्या हैं? ये स्टैट्यूटरी बॉडीज हैं, मतलब किसी एक्ट के तहत बनाई गई थी। कौन से एक्ट के तहत बनाई गई थी? 1956 के स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत। टोटल 5 हैं, नॉर्थ, सेंट्रल, ईस्ट, वेस्ट, साउथ। एक स्पेशल है नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल। ये है और ये है, ठीक है। मेंबर कौन होते हैं? 5 तो जोनल होते हैं, एक स्पेशल होता है। ये तो ये याद हो गई कितने होते हैं, मतलब 5 बॉडीगार्ड हैं जोन्स के और एक वीआईपी हैं स्टेट नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। इसमें चेयरमैन होते हैं होम मिनिस्टर, एचएम। चीफ मिनिस्टर होते हैं उस जोन के, सीएमजेड। 2 मिनिस्टर साथ में लेके चलेंगे ये, प्लस एडमिनिस्ट्रेटर्स रहेंगे यूटीज के, जो उस जोन में आती हैं। तो देखो लॉजिक से बन रहा है ना ये क्वेश्चन। तो मतलब एक बात बताओ आप, जो नदरन जोन के चीफ मिनिस्टर है वो सेंट्रल में क्या करेंगे जाके? चीफ मिनिस्टर्स एक्ट एज वाइस चेयरमैन ऑफ द काउंसिल बाय वन, मतलब हर स्टेट का एक एक चीफ मिनिस्टर रोटेशन से बनेगा। नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल भी स्टैट्यूटरी बॉडी है, 1971 के एक्ट से आई थी ये। ये प्लानिंग और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए बेसिकली बनाई गई थी, ठीक है। इसमें चेयरमैन होम मिनिस्टर और एक जो मिनिस्ट्री ऑफ डोनर है उसके वाइस चेयरमैन वो होते हैं, और सभी 8 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के गवर्नर्स और सीएम इसमें होते हैं। मतलब 8 स्टेट्स के तो सीएम हैं प्लस 2 बॉस हैं, ओम प्लस डोनर, ऐसे याद कर लो, ठीक है। तो कुल कुल 10 लोगों की टीम बैठी है नॉर्थ ईस्ट में, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट स्पेशल एरिया है। क्लियर हो गई बात? अब यहाँ पे आपको कुछ ट्राइब्यूनल्स के नाम दिए गए हैं और उनमें आता स्टेट दिया गया है। देखो क्रोनोलॉजी याद कर लेना, अभी मैं आपको ट्रिक बता दूंगी इसकी, पढ़ लो इसको एक बार। जैसे कृष्णा वाटर डिस्प्यूट है, 1961 का है। अब आपको पता है कृष्णा नदी कहाँ बहती है? ज्योग्राफी के लेक्चर्स जो ख्वाहिश मैम के नहीं ले रहा है ना, उसकी ख्वाहिश अधूरी रह जाएगी पीसीएस बनने की, ठीक है, एसडीएम बनने की, या जो भी आपको सर्विसेज में जाना, याद रखना है बात मेरी। तो अगर आप ज्योग्राफी वहां नहीं पढ़ रहे हो तो यू आर मिसिंग आउट ऑन समथिंग रियली इंपॉर्टेंट। क्योंकि अब मैं आपको बताओ, पहले बताऊं कृष्णा नदी कहाँ बहती है, तो क्या फिर पॉलिटी किस लिए पढ़ा रही हूँ मैं? ठीक है, फिर मैं ज्योग्राफी भी पढ़ाऊं बैठ के? ऐसा मैं नहीं करूंगी। कृष्णा वाटर डिस्प्यूट, कृष्णा नदी जहां जहां से बहती है वहीं तो डिस्प्यूट होगा, इजी है ये, ठीक है। मैक, मैक याद कर लो। गोदावरी, मैक प्लस मो, मैक प्लस मो, मध्य प्रदेश उड़ीसा। नर्मदा, राजस्थान गुजरात एमपी महाराष्ट्र। रावी ब्यास, पंजाब हरियाणा राजस्थान, पीएचआर। कावेरी कहाँ पे है? कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, पुडुचेरी। ये तो तीनों तो याद कर ही लोगे, साथ में पुडुचेरी जोड़ दो। कृष्णा हो चुका, वंशधरा उड़ीसा आंध्र प्रदेश, ओए, ओए वंशधरा, ओए वंशधरा इधर आ, ऐसे वो याद कर लो। महादेई गोवा कर्नाटका महाराष्ट्र, और महानदी आपका उड़ीसा छत्तीसगढ़, ऐसे याद कर लो। अब इसके लिए एक ट्रिक है, किंग जॉर्ज नेवर रूल्स कंट्रीज मेनी वायलेंट मेन। इसको लिख लो, किंग जॉर्ज नेवर रूल्स कंट्रीज मेनी वायलेंट मेन। अब बिल्कुल ऐसा ना सोचना कि देखो के से कृष्णा, फिर गोदावरी, फिर नर्मदा, फिर रावी ब्यास, फिर कावेरी, फिर महादेई, फिर वंशधरा और फिर महानदी। तो एक क्रोनोलॉजी अगर आ गई ना तो लगभग लगभग लगा पाओगे। बीच में कृष्णा एक बार और आया था 2004 में, तो वो वंशधरा से पहले ऐसे अलग से इंसर्ट करके के लिख लेना कि फिर से किंग आया था बीच में देखने, ऐसे याद कर लो। तो ये तो देखो बता ही पाओगे ना आराम से, कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें। तो क्लियर हो गई बात? तो वाटर डिस्प्यूट क्या पढ़ा अभी तक? क्या पढ़ा? चलो बताओ अभी तक पढ़ा क्या तुमने? 262 पढ़ा, पार्लियामेंट लॉ बनाएगा, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट बाहर है। इंटरस्टेट काउंसिल 263 से आएगा, पीएम ऑल सीएम, 6 सेंट्रल मिनिस्टर, यूटी के हेड। अब मैं बोल पा रही हूँ पढ़ा के, तो तुम लोग भी तो याद रखोगे। लिखो कमेंट में, मैम याद रखेंगे। ट्रेड एंड कॉमर्स 301 फ्री ट्रेड है, जीएसटी एग्जाम्पल है। जोनल काउंसिल 5 स्टेटूटरी, एक स्पेशल होम मिनिस्टर हेड होगा। नॉर्थ ईस्ट के 8 स्टेट, 2 बॉस हैं। वाटर डिस्प्यूट ट्राइब्यूनल्स ये किंग जॉर्ज आएंगे, ठीक है। ये किंग जॉर्ज आप वाले याद कर लो,
ब्रिजर्टन अगर किसी ने देखी है तो कहेंगे मैम बड़ी बातें करती हैं टीवी की और सीरियल्स की और सीरीज की। ठीक है, तो अब करते हैं तो करते हैं। ठीक है जी, थोड़ा हंस लो, मुस्कुरा लो और फिर आगे बढ़ जाओ। चलिए, अब यहाँ बात हो रही है इमरजेंसी प्रोविजंस की। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई। इमरजेंसी प्रोविजंस की जब हम बात करते हैं तो हमें कुछ इमरजेंसीज पढ़नी होती हैं। इमरजेंसी का मतलब क्या होता है भाई? जब कोई सिस्टम मान लो फेल हो गया, ठीक है, सिस्टम फेल हो जाए, नॉर्मल सिस्टम फेल हो जाए, तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स सेंटर को मिल जाएंगी, यानी कि सेंटर यूनिटरी हो जाएगा। अभी आपने ऊपर देखा, ठीक है। तो अब होता क्या है, जब इस हमारे संविधान में इमरजेंसी 3 टाइप की दी गई है। 352 आप सबको याद होगा, +4 करते चले जाओ तो बाकी 2 इमरजेंसी आपको मिलती चली जाएंगी। ठीक है, अब सबसे पहले ये बहुत ही कमाल का टेबल बना हुआ है। वैसे तो आपने ये टेबल पढ़ लिया तो इट इज मोर देन सफिशिएंट, स्टिल मैं आपको थोड़ी चीजें समझा देती हूँ ताकि आपको इजी रहे चीजों को समझने में। नेशनल इमरजेंसी तब लगाई जाएगी जब नेशन खतरे में आएगा, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है वॉर, WAR, इसके लिए ये वाले ट्रिक याद रखना, वॉर। वॉर यानी युद्ध, ठीक है। ए यानी कि आर्म्ड रिबेलियन, और आर यानी कि ए यानी कि एग्रेशन, और आर यानी कि रिबेलियन। ठीक है, ये हो गया वॉर। W इज युद्ध, एक्सटर्नल एग्रेशन इज बाहरी हमला, एंड आर्म्ड रिबेलियन इज हथियारों से किया गया विद्रोह। पहले ये वर्ड इंटरनल डिस्टर्बेंस था, लेकिन 44th अमेंडमेंट 1978 से इसको आर्म्ड रिबेलियन कर दिया गया। ठीक है, क्लियर, याद हो गई। प्रोक्लेमेशन कैसे होगा? देखो, बेसिक बेसिक चीजें जानो। अब जितनी बातें मैंने आपको यहाँ बताई वो सब ये लिखी हुई है, देखो 44th अमेंडमेंट, दिस एंड दैट। अब क्या है, क्या होगा आगे, पहले समझ लो, फिर टेबल तो आपके सामने है ही, आप याद कर सकते हो। अब इसमें होगा क्या, होगा ये इसमें कि घोषणा कैसे होगी इसकी। प्रेसिडेंट इस केस में बहुत मुख्य भूमिका निभाते हैं। प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट जो है वो नेशनल इमरजेंसी घोषित कर सकते हैं, लेकिन अच्छा, प्रेसिडेंट ने कह दिया और हो गई नहीं। अब क्या है, 44th अमेंडमेंट के बाद से कैबिनेट की लिखित सलाह चाहिए। शुरू से कर रहे हैं हम, बिल्कुल स्टोरी की तरह पढ़ लो, याद हो जाएगा। अब प्रेसिडेंट मेन है, बॉस हैं, प्रेसिडेंट इमरजेंसी लगाते हैं, तो भाई उन्होंने कहा ठीक है, लेकिन कैबिनेट की लिखित सलाह। देखो क्वेश्चन 3-4 इसी से सॉल्व हो गए। वो पूछेगा प्रेसिडेंट कर सकते हैं क्या, कैबिनेट की सलाह नहीं चाहिए क्या? नहीं नहीं, बिल्कुल चाहिए। क्या ऐसा हमेशा से लिखा था? नहीं, बाद में आया। ऐसे याद किया करो, खुद को ऐसे बताया करो। 44 से अच्छा, तो प्रेसिडेंट से गया मामला P2P, मतलब ऐसे P, कैबिनेट, बीच में कैबिनेट बना ले अगर, ये रहा प्रेसिडेंट साहब हैं, यहाँ पे कैबिनेट लग गई, यहाँ पे P बन गया। ये वाला P किसका है? ये P है आपका पार्लियामेंट के अप्रूवल का। तो अब जो प्रोक्लेमेशन हुआ था वो 1 मंथ का टाइम है। 1 मंथ के टाइम में लोकसभा राज्यसभा का अप्रूवल चाहिए। अप्रूवल होगा स्पेशल मेजोरिटी से। पुराना लेक्चर रिवाइज कर लेना अगर ये नहीं पता है तो। अब ये इमरजेंसी लग गई है, ये 6 मंथ्स तक रहेगी। ये रिन्यूएबल है, रिन्यूएबल एनर्जी आ गई है अब यहाँ पे, और अनलिमिटेड है। नेशनल इमरजेंसी सोलर एनर्जी बन जाती है, समझ रहे हो? 6 महीने तक रहती है, हर 6 महीने में दोबारा पार्लियामेंट का, ये बैठी है पार्लियामेंट यहाँ पे, इसका अप्रूवल चाहिए। मतलब प्रेसिडेंट का रोल यहाँ देखो ऊपर खत्म हो गया, अब जो अप्रूवल चाहिए वो पार्लियामेंट का चाहिए। क्लियर होगी बात? इसके इफेक्ट्स क्या होते हैं? आर्टिकल 19 अपने आप सस्पेंड हो जाता है, और आर्टिकल 59 मतलब प्रेसिडेंट कोर्ट जाने का जो है, राइट टू सस्पेंड, कोर्ट जाने का आपका अधिकार जो है छीन सकते हैं। लेकिन 44th अमेंडमेंट के बाद क्या हुआ कि 20 और 21 आर्टिकल जो है वो सस्पेंड नहीं होता, मतलब प्रोटेक्शन इन क्रिमिनल केसेस प्लस राइट टू लाइफ नहीं होता। सेंटर स्टेट रिलेशंस पे इफेक्ट पड़ता है। एग्जीक्यूटिव सेंटर और स्टेट के एग्जीक्यूटिव पावर्स पे कंट्रोल करने लग जाते हैं। पार्लियामेंट स्टेट लिस्ट पे कानून बना सकती है। तो समझ गए होंगे खुद, अब लिंक कर पा रहे होंगे। ठीक है, लोकसभा के टेन्योर पे क्या असर पड़ता है? आमतौर पे 5 साल होता है, लेकिन इमरजेंसी के दौरान 1 साल तक इसको बढ़ाया जा सकता है, और ये भी रिन्यूएबल है। और इमरजेंसी अगर खत्म हो गई तो फिर 6 महीने तक बस मैक्सिमम बढ़ाया जा सकता है, फिर आपको नॉर्मल फंक्शनिंग स्टार्ट करनी पड़ेगी। भाई चाइना वॉर के टाइम पे इमरजेंसी लगी थी, पाकिस्तान वॉर के टाइम पे लगी थी, इंदिरा गांधी वाले के 75 की इमरजेंसी तो आप जानते हैं, 1975 की जो इमरजेंसी थी वो लगी थी। ठीक है, तो ये सारी आपको याद रखने हैं। वॉर याद रखना, क्या मैंने बताया और कैसे, बस ये वाला पार्ट याद रख लेना, इतना सिर्फ। अब यह सेकंड क्या है वॉर का? वॉर का ए है, ठीक है। आर्टिकल 356 कहता है प्रेसिडेंट रूल, इसको स्टेट इमरजेंसी भी कहते हैं।
इसका मतलब है किसी स्टेट की कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी जो है, संवैधानिक मशीनरी फेल कर गई है, तो स्टेट गवर्नमेंट ठीक से काम नहीं चल रही, ऐसे स्टेट में फिर वो P1 आ जाएंगे। P1 हम प्रेसिडेंट को मान रहे हैं, P2 चलो पार्लियामेंट को मान लो, पर चलो P मान लो फिर अभी फिलहाल। इसका कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस क्या है आप जानते हैं? अगर गवर्नर को लग रहा है या प्रेसिडेंट को लग रहा है, मान लीजिए कि स्टेट गवर्नमेंट ठीक से काम नहीं कर रहा है, तो प्रोक्लेमेशन किया जा सकता है। क्लियर होगी बात? ठीक है। इसमें एक आर्टिकल आता है 365, वो कहता है अगर कोई स्टेट यूनियन के आदेशों का पालन नहीं कर रहा है तो भी कॉन्स्टिट्यूशनल फेलियर माना जाएगा। ठीक है, तो इसलिए प्रेसिडेंट रूल को कभी कभी 356 प्लस 365 भी कहते हैं। अब इसमें प्रोक्लेमेशन का क्या प्रोसीजर है? इसमें गवर्नर की रिपोर्ट आएगी, ये प्रेसिडेंट तो बैठे हैं वहीं पे, गवर्नर की रिपोर्ट आएगी, गवर्नर प्रेसिडेंट को लिख के देंगे कि स्टेट गवर्नमेंट काम नहीं कर रही, प्लीज आप आ जाओ। अब प्रेसिडेंट प्रोक्लेम करेंगे, स्टेट गवर्नमेंट को, प्रेसिडेंट स्टेट गवर्नमेंट को डिसमिस कर देंगे, असेंबली को डिसॉल्व कर देंगे और सस्पेंड कर देंगे, जो भी करेंगे। अप्रूवल प्रोक्लेमेशन का पार्लियामेंट देगी, 2 महीने में दिया जाएगा। अभी ऊपर क्या था आपने देखा, लोकसभा राज्यसभा अप्रूव करेगी, लेकिन सिंपल मेजोरिटी से। वहां पे स्पेशल थी ये क्योंकि वो बड़ा दंगे हुए हैं वहां पे, यहाँ छोटे दंगे हुए हैं। ठीक है, और क्या ये एक्सटेंड हो सकती है? एक्सटेंड हो सकती है 6 मंथ्स तक, लेकिन ये रिन्यूएबल एनर्जी नहीं है, मैक्सिमम 3 साल है। लेकिन 1 साल आगे बढ़ाने के लिए कंडीशंस हैं कि या तो नेशनल इमरजेंसी लग गई हो, इलेक्शन कमीशन ने सर्टिफाई कर दिया हो कि नहीं इलेक्शंस करा सकते हम। ठीक है, बहुत बार लगता है, यूपी में सबसे ज्यादा बार लग चुका है प्रेसिडेंट रूल, 10 बार कम से कम, 10 से ज्यादा। ठीक है, अब इसमें कुछ सेफगार्ड्स भी हैं, जैसे SR बोमाई केस था एक, उन्होंने कहा था प्रेसिडेंट रूल का जो प्रोक्लेमेशन है, अभी प्रेसिडेंट आप देख रहे हो दोनों बातों में कि प्रेसिडेंट को बड़ा महत्व दिया जा रहा है, लेकिन ये सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू है। जुडिशियल रिव्यू आपको मतलब पता है, ठीक है। मेजोरिटी टेस्ट असेंबली फ्लोर पे प्रूफ करना होगा, ना कि गवर्नर की रिपोर्ट। क्लियर होगी बात? वहां पे भी रिटन कैबिनेट से परमिशन चाहिए। ठीक होगी बात? ये मेरे हिसाब से कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं आनी चाहिए। ठीक है, रिवाइज रहेगा क्या? क्या रिवाइज रहेगा? करो रिवाइज मेरे साथ साथ। जब स्टेट फेल हो जाए तो 356 आए, जब स्टेट सेंटर की बात ना माने तो 365 आए। ड्यूरेशन याद रखने की ट्रिक है, 6-6-3। 6-6-3, इसको काट दो। 6-6-3, 6 महीने इनिशियल, 6 महीने, 6 महीने बढ़ाओ, मैक्सिमम 3 साल तक। याद हो जाएगी ये बात? मेरे हिसाब से इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ठीक है, ऐसे याद किया करो, पुरानी चीजें बार बार देख लिया करो। और इसमें क्या पढ़ा था, यही रिवाइज करा रही हूँ, मत बोलना बिल्कुल भी कि मैम याद नहीं हो रहा है। वॉर की वजह से हुआ था, प्रेसिडेंट डिक्लेयर कर रहे थे, कैबिनेट एडवाइस दे रहा था, 1 महीने का अप्रूवल चाहिए था स्पेशल मेजोरिटी से, 6 महीने तक रिन्यूएबल एनर्जी बन रहा था, और FR सस्पेंड हो रहे थे, 2021 नहीं हो रहा था। इतनी बातें भी याद रह गई ना अगर। फूल भेजना मेरे घर, ठीक है। मत भेजना तुम फूल वूल, बस तुम पेपर क्लियर कर लो। चलो, अब किस पे आ गए हम? तो अब दोनों रिवाइज करा दिए हाथ के हाथ मैंने, बचा तीसरा। तीसरा इतना इंपॉर्टेंट है ही नहीं कि इतना रिवीजन चाहिए उसके लिए। 360 याद रखना, अगर वित्तीय स्थिरता हमारी खतरे में है, हमारा क्रेडिट, हमारी साख, हमारा भरोसा डगमगा गया है, तो फाइनेंशियल इमरजेंसी लग जाएगी। प्रोक्लेमेशन, प्रेसिडेंट, अप्रूवल, पार्लियामेंट। अब यहाँ आ गया भैया 2 महीने, अब तक 2 महीने नहीं आया था कहीं पे भी, तो 2 महीने आ गया प्राइम यहाँ पे अप्रूवल के लिए। सिंपल मेजोरिटी जब यहाँ सिंपल लग रही तो यहाँ कौन सा विशेष हो जाएगा कुछ। ड्यूरेशन है, री रिन्यूएबल एनर्जी है, मतलब 6-6 महीने का कोई लिमिट नहीं है इसमें, उसमें तो फिर भी 6-6 महीने की लिमिट है, ये अपार रिन्यूएबल है, समझिए आप, अनलिमिटेड। वो तो रिन्यूएबल है, ये अनलिमिटेड है, जब तक विड्रॉ ना हो जाए चलती रही है अनंत काल तक। इफेक्ट्स क्या होते हैं? एग्जीक्यूटिव कंट्रोल, यूनियन को स्टेट्स के ऊपर एक्स्ट्रा पावर्स मिल जाएंगी, प्रेसिडेंट स्टेट्स को डायरेक्शंस दे देंगे, पार्लियामेंट किसी भी स्टेट के फाइनेंशियल मैटर्स में दखल दे जाएगी, प्रेसिडेंट जजेस, सुप्रीम कोर्ट प्लस हाई कोर्ट प्लस गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की सैलरी रिड्यूस कर सकते हैं, ऑल इंडिया सर्विसेज वाले ऑफिसर्स तक की सैलरी कम हो सकती है, प्रेसिडेंट के इंस्ट्रक्शंस के बिना किसी स्टेट में मनी बिल पास नहीं होगा। छोटी छोटी बातें हैं जो बताई जा रही हैं आपको। एग्जाम्पल्स देखो, 2025 तक तो अभी तक तो नहीं लगी है जब तक मैं ये लेक्चर रिकॉर्ड कर रही हूँ, लेकिन हालात ऐसे कुछ बने थे। तो 1991 का इकोनॉमिक क्राइसिस आया था ना, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व 2 हफ्तों के लिए बचा था, IMF से लोन लेना पड़ा था,
सोना गिरवी रखना पड़ा था, लेकिन उस टाइम पे गवर्नमेंट ने संभाल लिया था। फिर 2020 कोविड-19 पैंडेमिक में भी डर था एक्चुअली, वैसे वो डर ही था। अब तो हम नहीं है इतने खतरे में कि ऐसी कोई दिक्कत आ जाए। समझ गए? कॉन्स्टिट्यूशन में साफ लिखा है फाइनेंशियल इमरजेंसी का प्रोक्लेमेशन जुडिशियल रिव्यू के अंतर्गत आता है, लेकिन लागू कभी हुआ नहीं तो कभी भाई केसेस बन नहीं पाए। बच गए आप लोग इससे, याद नहीं रखना पड़ेगा। तो निमोनिक्स में 360 डिग्री बदल जाता है मनी क्राइसिस, ऐसे याद कर लो। आर्टिकल 360 जब पैसे का क्राइसिस हो, याद रखने के लिए SSM है ट्रिक। सैलरीज रिड्यूस, स्टेट्स फॉलो यूनियन के इंस्ट्रक्शन, मनी बिल्स पास होंगे आफ्टर प्रेसिडेंट का कंट्रोल। ठीक है जी। जब देश का पैसा और भरोसा खतरे में, साख खतरे में आएगी, तो प्रेसिडेंशियल फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाएंगे, सैलरीज कटेंगी, स्टेट्स का पे यूनियन का कंट्रोल होगा, मनी बिल्स भी प्रेसिडेंट की मर्जी से चलेंगे। अब मुझे आप यहाँ पढ़ के ज़रा ये बता देना कि मैम जो टेबल बनाया था आपने तो हमको समझ ही नहीं आया। इसमें ये क्या लिखा है हम तो पढ़ ही नहीं पा रहे हैं। और इधर का ये मैंने इससे यहाँ पे लिख दिया कि तुम लोग जिससे अच्छे से पढ़ पाओ। वैसे पीडीएफ आप ले सकते हो हमारी वेबसाइट से, टेलीग्राम फॉलो रखना, तभी कुछ काम का जीवन में पता चल पाएगा आपको। ठीक है जी? तो ये सब रिवाइज़ हो गया। इतने कम टाइम में इतने बेटर तरीके से इमरजेंसी प्रोविजंस हम आपको नहीं बता पाएँगे। कोई और बता पा रहा है तो आप उसकी सुन लीजिए, पर सुन लीजिए पेपर में क्वेश्चन सही करके आइएगा। चलिए, तो मेरे ख्याल से इमरजेंसी प्रोविजंस तभी रखते हैं इस क्लास में, क्योंकि अगला हमारा जो टॉपिक है, वो आपका कंपैरेटिव स्टडी स्टार्ट हो जाएगी प्रेसिडेंट गवर्नर में। उसमें भी काफ़ी चीज़ें याद रखने की हैं, तो काफ़ी हेवी हो जाएगा आप लोगों के लिए। देखिए कितना ख्याल है मुझे आपका। तो आप लोग प्लीज़ रिवाइज़ कीजिए हमारा पॉलिटी स्कोर बूस्टर अच्छे से प्लीज़। अच्छा जो भी कुछ हमने अब तक पढ़ा है उसको पुराने लेक्चर्स भी रिवाइज़ करते रहिए। एनवायरनमेंट कंप्लीट हो चुका है मेरी साइड से। ज्योग्राफी ऑलरेडी रनिंग है, ख्वाहिश मैम करा रही हैं, बहुत ही कमाल का लेक्चर्स चल रहे हैं वहाँ पे। नेहा मैम क्विज़ करा रही हैं, क्विज़ सॉल्व करते रहिए। और मैं फिर कहूँगी, जिसने एनरोल नहीं किया है, अभी तो वक़्त है, वो हमारे ग्रंथ प्रोग्राम में एनरोल ज़रा करके देखिए एक बार। बाहर नहीं जा पाओगे, ठीक है? आओगे तो अपनी मर्ज़ी से, जाओगे वापस हो ही नहीं कभी, ठीक है? कुछ बन के ही निकलोगे वहाँ से। बाकी रिवीजन के लिए देखिए यहाँ पे लेक्चर्स चल रहे हैं, ये आप लोगों के लिए लेक्चर्स रोज प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। हमारी तरफ से एक छोटी सी कोशिश है आपके फैक्चुअल क्वेश्चंस गलत ना हो। पॉलिटी बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट है। देखिए अच्छा जो बच्चे पढ़ रहे हैं पहले से वो गलत नहीं करके आते हैं पॉलिटी में कुछ भी। तो प्लीज आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कीजिए इन सब लेक्चर्स को देख के, उसके बाद आके आप कमेंट कीजिए, ठीक है? फिर हम जो सुधार हो सकता है हमारी साइड से वो डेफिनेटली करेंगे। कोई भी फीडबैक हो आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। नेक्स्ट टेस्ट में नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए स्माइल कीजिए, अच्छे से पढ़िए। ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।